नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनाव का सबसे बड़ा शो ऐलान जंग। संसद की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही के दौरान हंगामा थम नहीं रहा। आज फिर दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया और नतीजा यह हुआ, आज लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए सांसदों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके के सांसद हैं। तो विपक्ष के सांसदों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। जिस तरीके से हल्ला हंगामा हो रहा है, कई सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा से सिर्फ अगर हम बात करें तो आज 45 सांसद सस्पेंड। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। परमिशन ऑफ चेयर श्रीमती कांता करदम। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या यह पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है? मुझे तो याद नहीं आता कि एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया हो। अखिलेश, मुझे भी सही बताऊं तो याद नहीं आ रहा है। हालांकि करीबन एक दशक से मैं भी जो संसद में रोजाना जब भी सत्र होता है आता जाता हूं, और उससे पहले भी जब मैंने कई जो है यहाँ पर और मुझसे भी पहले से जो पत्रकार आते हैं, जब मैंने उनसे भी बात की है तो उनमें से यकीन मानिए किसी को याद नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी जो है सस्पेंशन की कार्रवाई की गई हो। और अखिलेश, हमको यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पर तो लोकसभा में जो विपक्ष के जो नेता अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके अलावा तमाम जो है जो ऐसे सांसद जो कई जो है दशकों से यहां पर सांसद बने हुए थे और जीत करके आ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया है। और इसी वजह से अब विपक्ष जो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो ये कह रहा है कि देखिए, आपने विपक्ष की आवाज को जो है दबाने के लिए उसको बुलडोज कर दिया है। बुलडोजर शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि विपक्ष की मांग ये थी कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सदन में आकर के बयान बीच में आपको रोक रहा हूं। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। जब ये सूचना हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि कार्रवाई की गई है सांसदों के खिलाफ, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। अभी की बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उन्हें समन भेजा गया है। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक बार फिर से समन, और इस बार तारीख मुकर्रर की गई है 21 दिसंबर को कहा गया है कि आप पेश हो। तो अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? दीपक रावत इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, 21 तारीख को एक बार फिर से नोटिस दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। जो नई शराबी थी दिल्ली सरकार लेकर आई थी, उसी को लेकर जांच चल रही है, उसको लेकर पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि जब पिछली बार बुलाया गया था तो तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 3 राज्यों में उनकी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है, वो एक पार्टी के मुखिया हैं और उन्हें वहां जाकर प्रचार प्रसार करना है। तो ऐसे में वो इस वक्त नोटिस पर जवाब देने के लिए नहीं आ सकते। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि ईडी इस तरीके से नोटिस नहीं दे सकती, उसे अपनी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी कि आखिर किस मुद्दे पे और किस विषय पे, और वो क्यों उनसे पूछताछ करना चाहती है। क्या उनको आरोपी बनाया गया है या उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एक बड़ी चिट्ठी भी ईडी ऑफिस को भेजी थी और उसका जवाब का इंतजार अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। वहां से तो जवाब आया नहीं है। इतनी बड़ी बात है कि 21 दिसंबर को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। इस बार वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये कहना तय नहीं है, क्योंकि अभी इस पर अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे। इतना जरूर अखिलेश में बता दूं, बिल्कुल, तो इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। दीपक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब नीति केस में पूछताछ के लिए फिर से उन्हें बुलाया गया है और अब 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया अरविंद केजरीवाल को। मेरे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी लगातार। अंकित, ये जिस तरीके का मामला है और जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं केजरीवाल की?
निश्चित तौर पर अखिलेश, और क्यों बढ़ सकती है वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए, मनीष सिसोदिया की जब जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से एक सवाल पूछा था कि अगर जो है ये साबित हो रहा है कि मनीष सिसोदिया के पास में सीधा पैसा नहीं गया तो पैसा कहां गया? आम आदमी पार्टी में। अगर आम आदमी पार्टी में गया तो फिर उसको यहां पर आरोपी क्यों नहीं बनाया? और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी का आरोपी बनाया जाता है तो उसका कन्वीनर कौन है? उसके कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, और इस वजह से, इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। 2 नवंबर को तो अरविंद केजरीवाल नहीं कहते ये कहते हुए कि चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ऐसे में अब 21 दिसंबर की जो नई तारीख है, यकीन मानिए केजरीवाल के लिए इससे बचना आसान नहीं होगा। हालांकि ये उनकी रणनीति हो सकती है, अपने वकीलों से जो कानूनी सलाह लेने के बाद में वो हाजिर होते हैं या नहीं होते, लेकिन जब वो ईडी के सामने हाजिर होंगे तो उनको कई मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए तो तैयार जरूर रहना होगा। अंकित, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास, इस पर हम आगे बात करेंगे, इसकी तकनीकी पहलुओं पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कुछ पता चल पा रहा है कि अब जब ये फिर से समन भेजा गया है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, या फिर केजरीवाल की कोई प्रतिक्रिया आई हो? जी, अभी थोड़ी देर पहले ही ईडी का नोटिस जो है अरविंद केजरीवाल को मिला है, उनके दफ्तर को मिला है। इस पर अभी तक यही जानकारी है कि उन्हें यह भी जानकारी दी गई है कि आपको 21 तारीख को आना है, और नई शराब नीति को लेकर जो जांच चल रही है, जिसको लेकर जो पूर्व डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जो गिरफ्तार हैं, इस वक्त जेल में बंद हैं, उसी पूरे मामले में ये पूछताछ होनी है। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पर तय नहीं किया गया है कि उन्होंने इस जांच में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालांकि पिछली बार उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। एक तो बड़ी चीज उन्होंने पूछी थी ईडी से कि वो बताएं कि आखिर उन्हें किस वजह से बार बार बुलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार बुलाया गया था, तब वो गए थे, सवालों का जवाब दिया था। तो उनका कहना था कि दोबारा किस मामले में उन्हें बुलाया जा रहा है, क्या उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है? तो इन तमाम सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को ईडी से अब तक नहीं मिले हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल फिर से ईडी से सवाल पूछे कि उन्हें पहले जवाब नहीं दिए गए और अभी भी जवाब तो नहीं दिए जा रहे। तो इसका भी आगे। ठीक है दीपक, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए, मैं आपके पास भी लौटूंगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। अंकित, क्या अपडेट है? अखिलेश, यहाँ पर एक अपडेट ये सामने आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक जानकारी दी गई थी। वो जानकारी दी गई है 2 दिन पहले, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 से लेकर के 30 दिसंबर तक विपस्सना पे जा रहे हैं। और अगर वो 19 से 30 दिसंबर तक विपस्सना पे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि 21 दिसंबर को नहीं हाजिर होंगे? दीपक हमारे साथ में मौजूद है। दीपक, ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है कि अरविंद केजरीवाल 19 से 30 दिसंबर तक मौजूद नहीं होंगे दिल्ली में? दीपक, कोई अपडेट है आपके पास इस बाबत? अंकित जो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, 19 तारीख यानी कि कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे, और उसके बाद उनको शाम को निकलना है विपस्सना के लिए। ये पहले से ही जानकारी दी गई थी और ये जानकारी कल ही सामने आई थी। तो 19 तारीख से 30 तारीख तक वो पहले से उनका प्रोग्राम शेड्यूल है। वो हर साल विपस्सना के लिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो शारीरिक स्थिति है, जिस तरीके से उनकी तबियत बिगड़ती रहती है, बार बार खांसी उनको बहुत ज्यादा होती है, तो इसका वो लगातार कई सालों से लगातार विपस्सना जाते हैं, वहां पर 10-15 दिन बिताते हैं। तो उनका ये प्रोग्राम पहले से शेड्यूल है, इसकी जानकारी को लेकर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होगा दीपक कि भ्रष्टाचार के एक मामले में जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार अगर एजेंसियों के सामने नहीं जाएंगे तो संदेश क्या जाएगा? परसेप्शन के लिहाज से कई गंभीर सवाल खड़े होंगे। शुक्रिया दीपक और अंकित आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी जैसे ही सामने आएगी, कुछ अपडेट होगा, हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से वापस में लौटना चाहूंगा आज की जो बड़ी खबर है, लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष के सांसद हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। एक साथ कई सांसद सस्पेंड कर दिए गए। दोपहर 3 बजे का वक्त था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और स्पीकर की कुर्सी पर बैठे पीठासीन अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने एक-एक कर सांसदों का नाम पढ़ना शुरू किया। दयानिधि मारन, डॉक्टर के जय कुमार। कुल 33 लोकसभा सांसदों को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड किया गया। इनमें कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर टीएमसी और डीएमके के बड़े नेता शामिल हैं। श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉक्टर टी सुमति। हम चाहते हैं कि इसका पूरा चर्चा हो, और हमने इसके लिए 15 घंटे अलॉट किया है बीएसी में, 15 घंटा। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या? ये सेंसिटिव मामला है।
ट्रस्ट। इससे पहले विपक्ष के ये सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही थी। विपक्षी सांसद 13 दिसंबर के संसद कांड को लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। पीएमओ, एचएमओ जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। इसलिए वो ये करके दिखाया। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है, और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। संसद कांड के सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, मिस्टर डेरेक ओब्रियन, लेकिन विपक्ष सुरक्षा में चूक को मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। इससे पहले लोकसभा के 13 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, लोकसभा के 33 सांसद एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। आइए अब मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक एक करके उनके नाम सामने आएंगे। कल्याण बनर्जी हैं, टीएमसी के सांसद हैं। ए राजा डीएमके से हैं। दयानिधि मारन डीएमके के हैं। इसके अलावा अपरूप पोद्दार टीएमसी के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, सस्पेंड कर दिए गए। प्रसून बैनर्जी हैं टीएमसी से। ईटी मोहम्मद बशीर मुस्लिम लीग के सांसद। जी सेल्वम डीएमके, अन्नादुरई डीएमके, इन तमाम सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टी सुमति डीएमके, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, के नावस्कनी मुस्लिम लीग के नेता, के वीरास्वामी डीएमके के सांसद। ये 12 नंबर आपने देख लिए, 12 सांसदों की पूरी लिस्ट आपके सामने आगे। प्रेमचंद्रन ये आरएसपी से हैं। शताब्दी रॉय टीएमसी से, सौगात रॉय टीएमसी से और असित कुमार भी टीएमसी के सांसद, इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। कौशलेंद्र कुमार जेडीयू से, एंटनी कांग्रेस के नेता हैं। पलानी मेनिकम डीएमके के नेता हैं। प्रतिमा मंडल टीएमसी की सांसद, इन्हें भी सस्पेंड किया गया। तो पूरी फहरिस्त आपने 20 तक देख ली। 21वां नंबर आपके सामने काकोली घोष, सुनील मंडल, के मुरलीधरन, अमर सिंह, ये दोनों नीचे जो दोनों नाम आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के सांसद हैं। इसके अलावा टीआर बालू डीएमके के, गौरव गोगोई कांग्रेस के, विजय बसंत कांग्रेस के, अब्दुल खलीक कांग्रेस के सांसद, इन्हें भी सस्पेंड किया गया है। और के जय कुमार कांग्रेस से हैं। राजमोहन उनिथन कांग्रेस के सांसद। सुरेश के कांग्रेस के सांसद। एस रामलिंगम डीएमके से और टीवी करासर ये भी कांग्रेस के सांसद। आप सोचिए, एक साथ विपक्ष के इतने सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। एक बार फिर से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अंकित, ये पूरी कार्रवाई जो हल्ला हंगामा हो रहा था उसी मामले में है? जी बिल्कुल उसी मामले में है। और आरोप क्या है, जब सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों से हमने बात की है तो उन्होंने एक आरोप ये लगाया कि सदन के भीतर ही एक अलग जो है सदन एक वहां पर संसद चलाई जा रही थी, जो कि विपक्ष के सांसदों के द्वारा चलाई जा रही थी और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जब लोकसभा के जो समय चेयर पे थे राजेंद्र अग्रवाल, जब मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि जो उनका आचरण था लगातार मना किया जा रहा था, लेकिन वो लोग हाथों में प्ले कार्ड लेकर के संसद में लगातार नारेबाजी कर रहे थे, वहां पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे और उनको एक दो बार नहीं बल्कि कई बार वार्निंग दी गई और चेयर का जो है वो लगातार अनादर कर रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ सांसद तो चेयर की कुर्सी की तरफ भी, यानी कि जो स्पीकर की कुर्सी होती है वहां तक भी आने की कोशिश कर रहे थे। और जब माहौल ऐसा बना है उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल ही उस दौरान लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, वो चेयर पर मौजूद थे और उनसे हमने खास तौर पर बातचीत की और यही जानना चाहा कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता का भी नाम है, उसके अलावा जो है तमाम टीएमसी के जो बड़े नेता हैं उनका नाम है, तो क्या ये कार्रवाई सही है? तो उनका ये कहना था कि अगर इस तरीके से अपमान किया जाएगा चेयर का तो कार्रवाई तो होनी ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों का निलंबन, विपक्ष के नेता इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल ये जो प्रतिपक्ष की आवाज है उसे दबाने का प्रयास है। आपको बता दें, कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है और बैठक से पहले ही सीटों को लेकर दावों का दौर शुरू हो गया। केजरीवाल ने कल ही पंजाब में सभी सीटों पर लड़ने और जीतने की बात कही थी। उधर लालू यादव सहित कई बड़े नेता बैठक के लिए पहुंच गए हैं।
लालू यादव विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना से दिल्ली आए हैं। पटना में लालू जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मोदी का नाम सुनते ही तमतमा गए। यही आए गुजारिश आपको, ना बोल रहा ही हो जाए। उम्मीद है उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और आप तक नीचे करो, आप इनको हटाएंगे। बेटे तेजस्वी यादव के साथ पटना से दिल्ली पहुंचे तो विपक्षी एकजुटता का नारा बुलंद करते हुए मोदी को हराने का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। पहले मोदी के नाम पर तमतमाए, फिर हराने का ऐलान। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मजाक कर रहे होंगे लालू जी। कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में एक तरह से कांग्रेस और जनता दल यूं ने इनको साफ कर दिया है। बिहार की 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीतेगी। ये तो बात हुई बीजेपी बनाम विपक्ष की, लेकिन विपक्षी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चर्चा इस बात की है कि कल दिल्ली में गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है और इस बैठक से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सियासी शब्दों के जरिए पंजाब की सभी सीटों पर अपनी पार्टी का दावा कर दिया है। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी। मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने कल ये बयान बठिंडा में दिया। अब इस बयान को लेकर पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खुद को राहुल का सिपाही बताते हुए केजरीवाल के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मैं सिपाही हूँ राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी और सोनिया जी का। जो वो कहेंगे मैं करूंगा। अनुशासन पालेगा तभी शासन पालेगा कोई सिपाही, समझे। जहां पंजाब की बात आती है समझौता कोई नहीं है हमारा। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, ये मास्टर है झूठ बेचने के। केजरीवाल साहब को इतना ही पूछ लो कि 54,000 करोड़ कहाँ है गुरु। अब दमगजे मारते हो, जवाब मेरा एक नहीं दिया। वही पॉलिसी पंजाब में 2 साल से चल रही है। अब डरते क्यों? चोर चोर मौसेरे भाई। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी। समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि कांग्रेस से उसका गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं किया। चुनाव के दौरान भी दोनों दलों में काफी बयानबाजी हुई थी। अब कांग्रेस हारी है तो गठबंधन के बाकी सहयोगी दबाव बनाने में जुटे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि संयोजक की कुर्सी नहीं मिलने से नीतीश भी खुश नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव दावा जरूर कर रहे हैं कि गठबंधन में सब एक हैं। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल्स पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। फिलहाल 3 राज्यों में मिली हार से कांग्रेस का हाथ कमजोर है और बाकी सहयोगी इसका फायदा उठाने की कोशिश में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया है।
कल उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। चर्चा यह हो रही है कि शिवराज को पार्टी से क्या संदेश मिलने वाला है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। पहली तस्वीर 12 दिसंबर की है, जब शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मांगने से बेहतर मरना समझूंगा। दूसरी तस्वीर 13 दिसंबर की है, जब मोहन यादव की शपथ ग्रहण से पहले शिवराज ने कविता के साथ विदाई वाली बात कही थी। और तीसरी तस्वीर 14 दिसंबर की है, लाडली बहनों के बीच जब शिवराज रोने लगे। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को बम्पर सीटें मिली। लेकिन 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुने गए मोहन यादव और उसी के बाद से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सियासत में अतीत का हिस्सा हो गए। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। 13 दिसंबर को जब शिवराज का ये बयान वायरल हुआ तो अटकलें लगने लगी कि क्या शिवराज संन्यास की राह पर चल पड़े हैं। आपके कल्याण के लिए। लेकिन शिवराज घर नहीं बैठे, लोगों से मिलना जुलना जारी रखा। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद दिल्ली में सरगर्मी बढ़ गई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को इससे दूर रखा। ना तो वो दिल्ली गए, ना उनको किसी नेता ने दिल्ली बुलाया। इसके बजाय वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए छिंदवाड़ा निकल गए। 14 दिसंबर को शिवराज जब अपने इलाके में गए तो महिलाएं रोने लगी। शिवराज भी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और लाडली बहनों के बीच उनके आंसू भी झलक पड़े। 14 तारीख को ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल में शिवराज ने अपना बायोडेटा बदलते हुए भाई और मामा शब्द जोड़ा। उसी दिन शिवराज का ट्रैक्टर चलाने वाला ये वीडियो भी वायरल हुआ। दबी जुबान ये चर्चा होने लगी कि क्या शिवराज के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। वैसे शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी अपनी जुबान से पार्टी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। पार्टी के हर फैसले को सराहा और याद दिलाया कि उन्हें जो भी दिया पार्टी ने ही दिया। आज भी विधानसभा सत्र के दौरान ये बताना नहीं भूले, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और जब एक मिशन में आप काम करते हो तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, बाल कल्याण, ये विषय ऐसे हैं कि जो अंतरात्मा से मैं करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीते, इसके लिए हम जी जान से सब मिलकर काम करेंगे। मैं भी आज विधानसभा सत्र के दौरान की तस्वीरें सामने आई। तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी का नेतृत्व शिवराज को नई जिम्मेदारी दे सकता है। चर्चा शिवराज के केंद्र की राजनीति में आने की भी है। हालांकि सस्पेंस बना हुआ है कि शिवराज क्या करेंगे। फिलहाल खबर यह है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया है। पहले खबर ये थी कि वो आज शाम को दिल्ली जाएंगे, मगर अब खबर यह है कि वो कल सुबह दिल्ली जाएंगे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद ही उनका पार्टी में राजनीतिक भविष्य तय होगा। और मध्य प्रदेश की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, ये शिवराज सिंह चौहान को जो दिल्ली वाला निमंत्रण मिला है, कुछ खास वजह? देखिए अखिलेश, मजे की बात यह है कि चुनाव परिणाम आए 15 दिन हो गए, मगर शिवराज पहली बार जाएंगे। तो शिवराज की तरफ से जो सारे वीडियो आ रहे हैं, जो सारे बयान आ रहे हैं, उनको डिकोड करने की ज़रूरत है।
तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नड्डा उनको बुला के पहले तो यही पूछेंगे आप करना क्या चाहते हो, पार्टी ने उनके लिए क्या सोच रखा है, और आने वाले दिनों में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है तो उसमें शायद उनसे उनके कुछ पसंदीदा लोगों के नाम पूछे जाएं। तो फिलहाल ये 3 एजेंडे ही हैं जिनमें से इन तीनों पर विचार होगा, मगर इतना तय है कि पहली बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, कल सुबह जाएंगे, दोपहर में 12 बजे मुलाकात करेंगे और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य तय होगा कि पार्टी उनको क्या देना चाहती है, क्या करवाना चाहती है, क्या लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहती है, मध्य प्रदेश में सिर्फ विधायक बना के ही रखना चाहती है। तो मुझे लगता है पूरी जानकारी के लिए आपका। कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर ये नजर आती है कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी सरेंडर की मुद्रा में नहीं दिख रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरीके के बयान वो लगातार दे रहे हैं। और मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद में आज हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, ये भी आपको बता दें। आज कोर्ट में सर्वे के फॉर्मूले पर फैसला आना था, लेकिन फैसला 11 जनवरी तक टल गया है। कोर्ट ने पिछले दिनों एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश दिया था। असल में सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होनी है, अब हाईकोर्ट उसके बाद फैसला देगा। सीधे आपको इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा लिए चलता हूं। अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल। बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो है उसके ठीक सामने जो है मौजूद हूं और आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है वो दलील दी जा रही थी कि 9 जनवरी को जो एसएलपी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। इसलिए आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच की तरफ से जो एडवोकेट कमिश्नर के स्वरूप को लेकर के जो आदेश पारित होना था कि आखिर वो एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, कब से ये सर्वे शुरू होगा, कितने दिनों का ये सर्वे होगा, और साथ ही इस सर्वे में इस पैनल में कौन कौन लोग जो है वो शामिल होंगे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो किस तरीके से कराई जाएगी, तो इन सब को लेकर के जो है वो आज फैसला आना था। दोपहर 2 बजे जो है वो जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच जो है वो बैठी थी और उसके बाद जो है वो 4 बजे के करीब तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है जो ऑर्डर अपलोड किया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 11 जनवरी को होगी, क्योंकि 9 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो पेंडिंग है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही दलील दी गई है कि जो एसएलपी पेंडिंग है पहले उस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई कर ले। और इसी दलील का हवाला देते हुए जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब इस पूरे एडवोकेट कमिश्नर के स्वरूप का जो मामला है उस पर जो है वो 11 जनवरी को जो है वो फैसला टाल दिया है। जो याचिका करता है, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विवादित परिसर पर 1.5 दर्जन से भी ज्यादा याचिकाएं जो है वो दायर की गई है। एक याचिकाकर्ता जो है दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, क्या एक सेटबैक लग रहा है? चलिए बिलाल, इनसे आगे बात करिएगा। फिलहाल मैं अब अगली खबर का रुख करना चाहूंगा और दर्शकों को बता दूं मैं कि पूरी दुनिया की निगाहें अब अयोध्या पर हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसका न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। अयोध्या में दरअसल जबरदस्त तैयारी चल रही है। जोधपुर से 600 किलो घी लाया गया, इसका इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा में होगा। आप देखिए संजय त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लगातार तैयारियां परवान चढ़ रही हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा में जिस भी तरह की आवश्यकता पड़ेगी अनुष्ठान से जुड़ी हुई, उन सबको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं कारसेवकपुरम की यज्ञशाला में हूं और यहां देखिए जो कई सारे मटके रखे हुए हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि जोधपुर से आया हुआ शुद्ध देसी घी है। 6 कुंटल ये घी यहाँ पर ला कर रखा गया है, जिसको बैलगाड़ियों के जरिए यहाँ पर लाया गया है। इतने साधन संसाधन मौजूद हैं, बावजूद इसके ये सारा का सारा जो 6 कुंटल घी है ये बैलगाड़ियों के जरिए यहाँ पर लाया गया है। और इस सारे घी का इस्तेमाल जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन दिए जलाने से लेकर के अखंड ज्योति जलाने तक में इस्तेमाल में लाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं, पूरी निगरानी रखे हुए हैं। क्या कहेंगे शरद जी, ये जोधपुर का जो घी है इसकी विशेषता क्या है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लगातार कुछ ना कुछ लोग समर्पित करते आ रहे हैं भगवान श्री रामलला के चरणों में। तो श्री रामलला के चरणों में समर्पित करने वाले लोग हैं, कोई खाद्यान्न समर्पित कर रहा है, कोई अपना जो है घी समर्पित कर रहा है, कोई वस्त्र समर्पित कर रहा है, कोई जो भिन्न भिन्न प्रकार से जो भी समर्पण की उनकी एक भक्ति है वो समर्पण के रूप में वो कर रहे हैं। ये घी जो है ये 600 किलो है और इसको जोधपुर से भक्तों ने लाया है एक संत के, पूज्य संत के नेतृत्व में। और ये घी की एक महिमा ये भी है कि ये लगातार एकत्रित करते रहे वो गांव से, उन गांव से जहां पर जो है गौ वंश है, तो एक गौ वंश को सुरक्षित रखने
और साथ साथ उसके संवर्धन को भी लेकर, और उसके अलावा जो है श्री रामलला के, चूँकि भगवान श्री रामलला गौ पालक भी थे, गौ के सृजन के लिए लगातार उनका जो है वंश जो है वो प्रेरित होता रहा, रक्षा करता रहा। तो ऐसे समाज मतलब राजवंश से होने के कारण ये हुआ कि जोधपुर के लोगों ने कहा कि भाई गौ घी का जो है समर्पण करना चाहिए, और ये अखंड ज्योति के लिए और जो अनुष्ठान चलेगा 22 जनवरी को उसमें भी इसका समावेश करें, ऐसा उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से निवेदन किया है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो भी निर्णय लेगा वो जो है मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा, और भक्तों की भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए, और ये घी वहीं पर उपयोग होगा। अभी देखिए कुछ दिन पहले इत्र लोग दे गए, तो इत्र दे गए तो इत्र का उपयोग जो है भगवान को समर्पित, कोई रज दे जाता है विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का, कोई जो है गंगा जल ले आ रहा है। तो ये सारे समर्पण जो है उनकी भाव को प्रकट करने वाले हैं, भाव से जुड़े हुए भगवान है। कहा भी गया है कि भाव के भूखे भगवान, तो मुझे लगता है कि भगवान श्री रामलला ने उनको प्रेरित किया होगा कहीं से कहीं, तो वो आए यहाँ पर उन्होंने समर्पण किया। भगवान भाव के भूखे होते हैं, और उसी भाव को अपना दर्शाने के मकसद से देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने तरीके से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके में शामिल होना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं। इसके लिए वो हर तरह के जतन और प्रयत्न भी कर रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। संकल्प से सिद्धि तक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 14 जनवरी 1992 को अयोध्या गए थे, और तब उन्होंने प्रण लिया था, संकल्प लिया था। क्या था वो संकल्प और कौन थे मोदी के उस संकल्प के गवाह? एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास ने उस शख्स को खोज निकाला। तो एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। स्वागत है महेंद्र जी आपका। ये बताइए वो कौन सा संकल्प था जो नरेंद्र मोदी जी ने रामलला के सामने आज से तकरीबन 32 साल पहले लिया था, और आप उस संकल्प के साक्षी बने थे? देखिए, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ के सारे दर्शकों को मैं जय श्री राम बोलता हूं अयोध्या की राम की पैड़ी से। और मैं ये बहुत ही गर्व के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 32 वर्ष पहले रामलला के दरबार में वो आए हुए थे दर्शन करने। और तारीख क्या थी? वो तारीख थी 14 जनवरी 1992, और रामलला जी का प्राकट उत्सव था, यानी उस रामलला जी का एक जन्मोत्सव कह लीजिए, या मूर्ति जो पधारी गई थी उसका उत्सव चल रहा था, उसमें वो आए हुए थे। तो उनके साथ तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे, तो वो नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो उस समय कोई उनका बड़ा नाम नहीं था, इस वजह से मैंने ही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से पूछा था कि ये आपके साथ जो हैंडसम जवान खड़े हैं, चूँकि दाढ़ी बिल्कुल सेटअप थी और बिल्कुल नौजवान थे, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी हैं और गुजरात के नेता हैं। तो मैंने उन लोगों की तस्वीर खींची, और जब ये लोग दर्शन करने गए तो मैं पीछे पीछे फोटो भी खींचता रहा दर्शन करने की। और मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ अजीब भाव से रामलला की तरफ देख रहे थे, और काफ़ी देर बाद जब निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रामलला से क्या मांगा और कब दोबारा आएंगे। कुछ देर बाद सोचने के बाद उन्होंने कहा कि आने की बात जो आप कह रहे हो कि तो मैं अब तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। तब मैंने सोचा अभी तो मुकदमे चल रहे हैं, अभी कोई इस तरह का फैसला नहीं है, ये कैसे कह रहे हैं। लेकिन उनकी बात से जो निकली हुई बात थी वो मेरे दिमाग में बैठ गई कि ज़रूर कोई बहुत दूर बात की सोच की ये बात कह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि जो है ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और 4 बार मुख्यमंत्री बने, तो लोगों ने मुझसे कहा कि अरे जिसकी आपने तस्वीर खींची वो गुजरात के मुख्यमंत्री गए हैं, जाइए उनसे कभी मिलिए। तो मैंने सोचा कि जाऊँगा गुजरात, मिलने जाऊँगा, कभी मुलाकात करूंगा, फ़ोटो दिखाऊंगा कि मैंने ही तस्वीर आपकी खींची थी। लेकिन उसके बाद फिर वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, तब फिर लोगों ने मुझसे कहा कि अरे आपने जिस व्यक्ति की तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री है, जाइए मिलिए और फ़ोटो उनको प्रेजेंट कीजिए, बहुत खुश होंगे। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं मिलने ज़रूर जाऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर ये चर्चा होने लगी देश भर में तमाम विपक्ष के द्वारा कि राम लला का ये दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे हैं, और इतने वर्ष हो गए और आए नहीं रामलला दर्शन। तो हमने ये सारी फ़ोटो वायरल की और तमाम चैनलों पे चली भी। और अब अगली खबर, क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में टूट होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि खरमास के बाद जेडीयू टूटने वाली है। चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश की पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं।
एबीपी न्यूज से बातचीत में चिराग ने जो कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद है। चिराग, ये बैठक होने जा रही है, कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी। इतना सहज होता है इनके लिए चीज़ों को तय करना, तो भाई शायद 14 में भी कर लेते, 19 में भी कर लेते। हकीकत है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पर चुनाव आते आते तक सब अपनी अलग राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं। हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा, उससे कुछ दिन पहले भी तो इन लोगों ने बैठक की थी ना, किस तरीके से कांग्रेस और सपा के बीच में जुबानी बहस हम लोगों ने सुनी, जिसने शब्दों की मर्यादा तक को लांघने का काम किया। तो ये दर्शाता है कि ये दिखावा ज़रूर करते हैं, पर हकीकत है चुनाव आते आते तक गठबंधन पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। नीतीश जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती देख रहे हैं आप? क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही कहा जा रहा है कि इस पूरे मुहिम की है, जिनसे बिहार की जनता ने जिम्मेदारियां छीन ली हों। हकीकत है दूसरे के आशीर्वाद पर ही आज ये मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरे की अगर कृपा नहीं हो तो तीसरे नंबर की पार्टी को कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? अगर आप महागठबंधन में भी देखें तो कम से कम बिहार में तो सब कुछ सहज नहीं है, मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी में कुछ सहज नहीं है। आप देखिएगा, खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूरा आते आते मुख्यमंत्री की पार्टी में ही एक बहुत बड़ी टूट होगी। तो खरमास खत्म होते ही पार्टी ही टूट जाएगी, ये चिराग पासवान का दावा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।